बच्चों, तो अब तुम्हारी प्रश्नावली 1 समाप्त करने के बाद में अब प्रश्नावली 2 चलती है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है ना। और इस बहुपद प्रश्नावली में इसी का रूप सेकंड रूप जो आता है वो 10वीं क्लास में आता है बहुपद का। तो पहले हम 9th क्लास में इस बहुपद को समझते हैं जिसमें एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुत से बहुपद हैं जिनके बारे में हमें आपको समझाना है। तो और एक चर का बहुपद है या 2 चर का बहुपद है ये भी बताना है। तो इस तरीक़ा से अपनी ये प्रश्नावली 2 प्रश्नावली स्टार्ट होती है जिसमें प्रश्नावली का नाम है अपना बहुपद। तो अब इस बहुपद वाली प्रश्नावली में कुछ एक आध 2 परिभाषा देखते हैं। तो पहली परिभाषा इसी को देते हैं, नंबर 1 बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले बहुपद का मतलब है वह चर जिसकी घात पूर्ण घात हो एवं धनात्मक हो, यानी वह चर जिसकी घात पूर्ण हो एवं धनात्मक हो वह चर बहुपद कहलाता है। तो जिस चर की घात पूर्ण एवं धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। ये अपने बहुपद की क्या है? परिभाषा। अब इसमें द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, तो सबसे पहले इनमें थोड़ी थोड़ी वैसे ही परिभाषा बता देता हूँ। रैखिक बहुपद, जिस चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस चर की घात अधिकतम 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस तरीक़ा से ये बहुपद की परिभाषा है। और बहुपद मैंने बताया था कई प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इसमें से अपने पास में ये हमने परिभाषा बता दी है। तो अब इससे संबंधित कुछ सवाल दे रखे हैं, तो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली अपनी, चलो बहुपद में यहाँ पर पार्ट लिख देते हैं। PART, पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है ना। आज का जो पार्ट है उसको फर्स्ट मान लेते हैं, पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट फर्स्ट में अपनी प्रश्नावली 2.1 चलेगी। क्या चलेगी? 2.1 चलेगी। तो 2.1 प्रश्नावली में पहले दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, एक चर में, और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है अपने पास में, पहला क्वेश्चन। तो पहले में क्वेश्चन में दे रखा है पहले का पहला। तो इसमें दे रखा है कि 4x² माइनस के 3x प्लस कितना 7, ये दे रखा है अपने पास में। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है। तो चर कहते हैं हम जिस समीकरण में या जिस बहुपद में, जैसे इसमें x है, यहाँ पे भी x है, अकेला x है, तो यानी एक चर ये बहुपद है। कितना है? एक चर। यानी इसमें जैसे x y z, यहाँ पे x होता है, यहाँ y होता है, यहाँ z होता, तो यानी बहुचरीय बहुपद कहलाते थे, यानी एक चर से ज़्यादा हो जाते। अब अपने पास में एक चर वाली संख्या है, घात अधिक है, इसमें x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, पर दोनों जगह पे x चला हुआ है। दोनों जगह पे क्या है? x चला हुआ है, इसलिए एक चरीय बहुपद है। तो इसके सामने इसका आंसर लिख देंगे हम। जो भी उत्तर है इसका क्या लिखेंगे? इसका उत्तर, या इसमें हल लिख देते हैं। तो हल में लिखेंगे एक चरीय बहुपद। ठीक है ना। एक चरीय बहुपद है क्योंकि अधिकतम इसमें एक चरीय है। ठीक है ना। एक चरीय बहुपद है। और नंबर 2 देखते हैं। इसमें नंबर 2 दे रखा है अपने पास में y² प्लस के क्या है अंडर रूट 2,
तो इसमें भी y है अकेला, तो इसका भी हल क्या है, एक चर बहुपद है। क्या है, एक चर बहुपद है। एक चर क्या है, बहुपद है। नंबर तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में नंबर तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर 3। और नंबर 3 में दे रखा है 3 अंडर रूट में t और उसके बाद में प्लस t अंडर रूट 2 दे रखा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूर्ण घात नहीं है। वैसे तो इस जगह पे भी t है और इस जगह पे भी t है, पर t की घात पूर्ण नहीं है। t की घात पूर्ण नहीं है। मैंने बताया जिस चर की घात पूर्ण एवं धनात्मक हो, पूर्ण एवं क्या हो, धनात्मक, वह बहुपद कहलाता है। अब इसके हिसाब से ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें t जो दे रखा है t का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये पूर्ण घात में नहीं आएगा। अब पूर्ण घात में नहीं आएगा तो ये एक चरीय बहुपद नहीं है। क्या है इसमें, ये बहुपद नहीं है, एक चरीय बहुपद नहीं है। तो इसका हल जो लिखेंगे यहाँ पे, एक चर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बहुपद नहीं है। अब अगला लेते हैं नंबर 4। इसमें नंबर 4 में आता है अपने पास में y प्लस 2/y। तो इसका हल लिखेंगे, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखो इसमें पूर्ण घात नहीं बन रही थी और इसमें ये जो y है, y की घात माइनस में जाएगी। y की घात किस में जाएगी, ऊपर लाने पर किस में जाएगी, माइनस में। इसलिए ये भी मतलब धनात्मक नहीं है। क्या नहीं है, धनात्मक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब अपना लास्ट का बचता है 5वां। उस 5वें सवाल में हमें x की घात कितनी दे रखी है, 10, प्लस y की घात कितनी दे रखी है, 3, प्लस t की घात दे रखी है उसमें 50। t की घात कितनी दे रखी है, 50। तो अब ये देखते हैं, ये बहुपद तो है, बहुपद तो है, क्योंकि सबकी घात धनात्मक है और पूर्ण घात है, लेकिन एक चर ये बहुपद नहीं है। इसमें बहुत चर हैं, जैसे ये x अलग चर हो गया, y चर अलग हो गया, t अलग चर, यानी ये 3 चरीय बहुपद है। क्या है इसका हल, यहाँ पे हल लिख देंगे, 3 चरीय, 3 चर वाला बहुपद है। 3 चर वाला क्या है, बहुपद है। ठीक है ना। तो इस तरीका से अपना ये पहला सवाल हो गया। तो पहले सवाल में दोबारा से और देखना है हमें। देखो, जिस चर की अधिकतम घात पूर्ण हो एवं धनात्मक हो, जिस चर की घात पूर्ण हो एवं क्या हो, धनात्मक, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसके ही आधार से ये देखना है कि इसमें ये एक चरीय बहुपद है या बहुचरीय बहुपद है या बहुपद ही नहीं है। 3 स्थिति बनेंगी इसमें। एक चरीय बहुपद है जिसमें केवल एक चर हो, और एक है कि एक चर से ज़्यादा हो तो भी बहुपद है, पर उसमें बहुपदीय यानी कि 2 चर वाला, 3 चर वाला जो भी है वो बहुपदीय में आ जाएगा। अब उसके बाद में या बहुपद ही नहीं है। तो इस तरीका से देखो, इसमें एक चर है, पूर्ण घात है सब जगह पे, तो इसलिए एक चरीय बहुपद है। इसमें भी पूर्ण घात दे रखी है और एक ही चर है y, तो इसमें भी एक चर बहुपद है। अब ये t की घात पूर्ण नहीं है, t की घात पूर्ण नहीं है। वैसे तो एक चर है इसमें, पर t की घात क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है या एक बहुपद नहीं है। तो कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, एक बहुपद नहीं है। यहाँ y की घात तो पूर्ण है और प्लस में है, प्लस 2/y। अब y को हम ऊपर लाएंगे तो वो माइनस में होता है, तो इसलिए ये धनात्मक नहीं है, किसका है, माइनस का है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब इसमें बहुपद तो है परंतु इसमें चर बहुत हैं। x चर हो गया, एक y चर हो गया,
एक टी चर हो गया। तो इस तरीक़ा से इसमें 3 चर हो गए, तो इसलिए बहुपद तो है, इसलिए क्या रखेंगे, 3 चर वाला बहुपद है। तो ये पहला सवाल है, इस पहले सवाल को आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है कि एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या का गुणा हो रहा है, गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं। इसमें नंबर 1 है अपने पास में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये अपने पास में दे रखा है। तो इसमें जो हमें हल लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है। यहाँ पे अगर एक हो, यहाँ पे 2 होता तो 2x स्क्वायर लिखते। अब 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। यहाँ 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, 3। या माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो -1। इस तरीका से हमें इसमें क्या बताने, गुणांक बताने, यानी एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या का गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या से गुणा हो रहा है, वो एक्स स्क्वायर का क्या बताना, हमें गुणांक बताना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होगा, 1। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इसी जगह पे कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात कितनी, 3। तो इसका हमें हल लिखना है। तो इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, यानी एक्स स्क्वायर में गुणा हो रहा है माइनस कितने का, 1 का। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1। अब हम इसमें तीसरा सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन में π/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसमें हल लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, π/2 का। किसका हो रहा है, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होगा, π/2। अब इसमें एक और है, नंबर 4। यहाँ पे √2x -1 है और इसका हमें क्या करना है, हल लिखना है। नंबर 4 में दे रखा है कि √2x माइनस कितना, 1, √2x माइनस कितना है, 1। और इसका हमें हल लिखना है, यानी क्या आएगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें एक्स वाला कोई पद ही नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है। जब कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीका से बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, बिल्कुल सरल सवाल था। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको एक बार अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। अपना होमवर्क, अपना जो होमवर्क है बाकायदा क्रम से करना है। तो यानी दो चीज़ काम आ जाएंगे आपके लिए। एक तो अपना ज्ञान, जो हमें प्रश्नावली को पढ़ना है वो प्रश्नावली समझ में आ जाएगी, और एक अपना होमवर्क पूरा हो जाएगा। अगर हम दोबारा उसको देखते हैं, फिर दोबारा अगर अपने पास में होमवर्क है तो हम उसको दोबारा प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं। इसलिए होमवर्क बिल्कुल होना ज़रूरी है। तो एक बार इसको अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर चलता है 3। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 35 के द्विघात का, 35 के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का, यानी 35 के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण देना है हमें। तो डायरेक्ट हल लिख देता हूं मैं, हल। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। तो इसमें हमें 35 घात के द्विपद का, यानी पद होने चाहिए अपने पास में 2 और घात कितनी होनी चाहिए अपने 35, ऐसा एक उदाहरण देना है हमें। और घात होनी चाहिए अपनी 100 और पद होना चाहिए अपने पास में कितना, 1। ऐसे हमें एक तो 35 घात का, एक हमें 100 घात का,
यानी कि 2 उदाहरण देने। तो सबसे पहले नंबर 1, 35 घात का 2 पद, 35 घात का द्विपद, क्या लिख देते हैं, द्विपद। तो इसका हमें जो आंसर देना है, घात कितनी आनी चाहिए हमारी 35 और पद कितने होने चाहिए 2। तो यहाँ पे 2x की घात 35 प्लस यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जब जाके अपने 2 पद बन जाएंगे, एक पद ये और एक पद यहाँ पे। तो 2x की घात 35 यानी इस x की घात कितनी अपने पास में 35, तो 35 का उदाहरण हो गया। पर अब पद कितने चाहिए अपने पास में 2। तो अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं या 2x लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है ना, ये 35 घात का द्विपद का उदाहरण है। और अब हमें नंबर 2, 100 घात का एक पदीय का हमें क्या देना है, उदाहरण देना है। यानी घात कितनी आनी चाहिए अपने पास में 100, घात कितनी होनी चाहिए अपने पास में 100। हाँ, तो 100 घात का एक पदीय का हमें उदाहरण देना है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए अपनी 100। तो कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो इसका हमें एक उदाहरण देना है केवल। तो जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं, √5 ले लिया, यहाँ x की घात पर कितनी रखनी है 100 रखनी है, यानी कि एक पद है केवल। तो कोई जरूरी नहीं है √5 हो, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु x की घात कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, जिसमें 100 घात वाला बनेगा ये, यानी 100 घात का एक पद होना चाहिए केवल। जैसे इसमें एक पद और 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं 1 और घात कितनी है 100। तो इस तरीका से अपना ये पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हल है, हमें केवल एक एक उदाहरण देने, केवल क्या देने, एक एक उदाहरण देने। तो हमने ये एक एक उदाहरण देने के हिसाब से ये हमने बता दिया। तो अब इसको एक बार नोट कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में अब 4 दे रखा है। 4 में ये करा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की केवल घात ज्ञात करनी है, कि घात बतानी है, घातों की संख्या कितनी है, 1 2 3 0 4 जो भी है वो घात बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम पहला 4 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें दे रखा है 5x की घात 3 प्लस के 4x² प्लस के 7x दे रखा है। तो केवल इसमें घात बतानी है हमें, क्या बतानी है, घात, कि इसमें अधिकतम घात कितनी होंगी। ठीक है ना, घातों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें आगे आंसर देना है इसका। तो यहाँ पे घात बराबर, सामने आंसर लिख देता हूं, घात बराबर इसमें हो गई अपने पास में 3, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, इसमें घात 3 हो गई। इसको हम त्रिघातीय बहुपद भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात इसमें 3 है। ठीक है ना, इसमें अधिकतम घातों की जो संख्या है वो कितनी है 3 है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद भी कह सकते हैं। नंबर 2 इसी तरीका से, तो नंबर 2 में दे रखा है 4 y²। तो इसमें हमें जो घातों की अधिकतम संख्या है वो घातों की अधिकतम संख्या कितनी है 2, इसे हम द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। तो इसमें अधिकतम जो घातों की संख्या है वो कितनी है 2 है। ठीक है ना, तो 2 घात के अनुसार ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। नंबर 3 देखते हैं इसी तरीका से। नंबर 3 में दे रखा है अपने पास में 5t, कितना है अपने पास में 5t -√7, यानी इसमें t की जो घात है वो केवल एक घात है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसमें अधिकतम घात जो होगी वो 1 होगी, तो घातों की संख्या भी इसमें कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो यहाँ घात बराबर कितनी रहेगी 1। ये कौन सा बहुपद है,
ये कौन सा बहुपद है? जिस बहुपद की घात 1 होती है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। और जिसकी घात अधिकतम 2 होती है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। और जिसकी घात अधिकतम 3 होती है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रि माने 3, घातीय जिसकी घात 3 हो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इस तरीका से हमने ये जवाब दे दिए। अब नंबर 4 देखते हैं इसी तरीका से। तो नंबर 4 में अपने पास में केवल 3 दे रखा है। अब 3 एक अचर राशि है। 3 क्या है अपने पास में? एक अचर राशि है, यानी कि ये चर नहीं है, इसमें कोई भी घात नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना, इसमें घात नहीं है। तो इस तरीका से इसमें जो घात होगी वो घात बराबर क्या होगी? इसमें 0 होगी, यानी कि 0 होगी। तो घातों की संख्या क्या रहेगी इसमें? 0। तो इस तरीका से ये त्रिघातीय बहुपद जिसमें घात 3, ये द्विघातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी? 2, ये रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी? 1, ये बहुपद नहीं है और घात भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये अचर राशि है, इसलिए इसमें घातों की संख्या क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इस तरीका से अपने क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। तो एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना 5वां, और उसके बाद में अपनी 2.1 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन को, हाँ, तो 5वें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघातीय हैं और कौन कौन से बहुपद त्रिघातीय बहुपद हैं। केवल नाम लिखने। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस चर की अधिकतम घात, जिस चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद जिस चर की या जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और जिस चर की या जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इस तरीका से अब हमें यहाँ पे बहुपदों के बारे में बताना है, ये कौन कौन से बहुपद है। तो इसके लिए सबसे पहले 5वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वें का हम पहला ले लेते हैं। पहले में दे रखा है x² प्लस x, ये दे रखा है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। तो इसके सामने ही आंसर लिख देते हैं, द्विघातीय बहुपद। अब नंबर 2 देखते हैं। इसमें नंबर 2 में दे रखा है अपने पास में इसका सवाल x माइनस x की घात 3, x माइनस x की पावर 3। इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। तो ये अपने पास में त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं। इसमें नंबर 3 में y प्लस y² प्लस कितना? 4। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। नंबर 4 देखते हैं। इसमें नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में दे रखा है 1 प्लस x। इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है। इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी? 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद है। नंबर 5वां देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3t। 3 और t यानी 3t है। t एक चरपद है और जिसकी घात कितनी है? 1। इसे भी हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक बहुपद। और नंबर 6 देखते हैं। उसमें
6 में दे रखा है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यानी आर की घात कितनी दे रखी है 2, तो इसकी घात अधिकतम कितनी हो गई 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ, द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय बहुपद। और नंबर 7 और दे रखा है इसमें, और उसमें दे रखा है 7x की घात 3, तो इसे बोलेंगे हम त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीका से अपनी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो सबसे पहले दोबारा एक बार और देख सकते हैं कि मैंने बताया था जिस चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस चर की घात अधिकतम 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और जिस चर की घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और बहुपद की जो मैंने परिभाषा बताई थी वो है जिस चर की अधिकतम घात पूर्ण हो, या जिस चर की घात पूर्ण एवं धनात्मक हो, पूर्ण एवं क्या हो, धनात्मक हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। और इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघातीय बहुपद। और इसमें अधिकतम घात 1 है, x घात 1 है, ये x घात कितनी है 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। और इसमें भी t की घात कितनी है 1, तो ये भी क्या हो गया, रैखिक बहुपद। यहाँ घात 2 है द्विघातीय बहुपद, यहाँ घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीका से अपनी 2.1 प्रश्नावली आज समाप्त होती है, और कल से हम 2.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का जो सारा काम है आप नोट कर सकते हैं। पूरा होमवर्क में पूरा काम रेगुलरिटी काम होना चाहिए। क्यों कि आज हम इसको पढ़ा रहे हैं, आज तुम इसको देख रहे हैं तो आज समझ में आ रहा है, पर बाई चांस अगर हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो हम किस में से देखेंगे, या तो हमें दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेंगी, या अपनी कॉपी को, फेयर कॉपी को जो हमने आज उतार रहे हैं, हम इन सवालों को नोट कर रहे हैं, उनको कॉपी में देखेंगे, तब जाके दोबारा समझ में आएगा। इसलिए अपना होमवर्क और इन वीडियो को रेगुलर प्रतिदिन देखना है टाइम निकाल कर। तो आज इस सवाल को नोट कर सकते हैं, तो कल अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।